नमस्कार दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी आज 23 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप रबर फील्ड में हैं, अगर रबर इंडस्ट्रीज में हैं, तो व्हाट इज द पीएचआर। अगर आप कंपाउंडिंग बनाते हो, चाहे कोई भी पॉलीमर हो या नेचुरल रबर हो या सिंथेटिक रबर हो, तो आपको पीएचआर का इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई कंपाउंडिंग डिजाइन करते हैं तो उसको पीएचआर से ही लगाते हैं। जैसे कि आप अगर 100 ग्राम पीएचआर रबर लेते हो, कोई भी पॉलीमर लेते हो, तो उसमें जिंक स्टेरिक एसिड सेकंड नंबर पे आता है, जो रबर को और कंपाउंड को स्कॉच होने के लिए टेम्परेचर पे उसको काफी एक्टिव करता है। तो अगर हम 100 पीएचआर रबर लेते हैं तो 1 पीएचआर स्टेरिक एसिड लेते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट जो जाते हैं जिंक ऑक्साइड बोलते हैं, ZnO। जिंक ऑक्साइड ऐसा है, अगर हम किसी कंपाउंड में जिंक ऑक्साइड नहीं डालते हैं तो हम कितना भी टेम्परेचर उस कंपाउंड में रखते हैं तो कंपाउंड जो है क्योर नहीं आता है। क्योर नहीं होगा तो उसमें हार्डनेस नहीं आती है और उसकी सारी प्रॉपर्टी नहीं आती है। ओके, अब हम आगे चलते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट आते हैं। जैसे आप खाने खाते हो, सब्जी बनता है या चिकन बनाते हो या मटन बनाते हो, आप कोई भी अगर आप नॉनवेज हो तो चिकन मटन बनाते हो तो इसमें एंटी ऑक्सीडेंट डालते हो। लाइक जैसे काली मिर्ची डालते हो, 5 तरह का गरम मसाले डालते हो तो उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। जैसे अदरक डालते हो, ये सारे एंटी, लवंग, इलायची, ये सब जो आप यूज करते हो वो एंटीबायोटिक है, तो जो आपको क्लाइमेट से, वेदर से लड़ने की पावर देता है। जैसे क्लाइमेट में आपको अगर सर्दी का मौसम है, आप बाहर निकलते हो तो अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट का जो आपके बॉडी में नहीं लेते हो तो आपको तुरंत सर्दी पकड़ लेगी। अगर आप बारिश में भीग जाओगे तो सर्दी पकड़ेगी, फीवर पकड़ेगा। और फिर हम अगर क्लाइमेट में गर्मी में जा रहे हैं, हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट की कमी है तो हमको जल्दी फीवर हो जाती है। तो आपको भी उसी तरह से जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होता है उसमें सारे प्रॉपर्टी है। सपोज आप मान लीजिए कि आपने न्यूप्रिन रबर ले लिया या नेचुरल रबर प्योर ले लिया, अगर उसमें आपने एंटीऑक्सीडेंट नहीं डाला तो आपका जो उसका लाइफ जो है कुछ दिन के बाद उसमें क्रैकिंग बिल्डअप होने लगता है। उसका सनलाइट में जाएगा तो उसमें ओजोन डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा तो उसमें क्रैक होने लगेगा, तो उसका लाइफ कम हो जाएगा। जिससे टायर ट्यूब जो रहता है वो रोड पर घिसता ऑपरेशन होता है, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं रहने से, कार्बन कांटेक्ट नहीं रहने से वो तुरंत क्या होगा, घिस के फट जाएगा। तो देखा आपने एंटीऑक्सीडेंट का कितना इम्पोर्टेंट। एंटीऑक्सीडेंट में TDQ, JDC, ZC बहुत सारा सो एंटीऑक्सीडेंट आता है। तो आपको इसको एंटीऑक्सीडेंट को 1 पीएचआर यूज किया जाता है। और जैसे ही आप उसके आगे जाते हो कि अगर पॉलीमर है तो उसमें पॉलीमर तो हो गया, जैसे आपका बोन्स हो गया तो उसमें आपको मसल्स की जरूरत पड़ती है। तो उसका ये जो है कार्बन को हम रेनफोर्समेंट मानते हैं। जैसे कि आपको बिल्डिंग बनाते हो तो उसमें कंक्रीट लेते हो तो कंक्रीट को शेप देने के लिए आप सैंड मिलाते हो, या वो बारीक सैंड हो या मोटी सैंड है, दोनों मिला करके फिर सीमेंट मिलाते हो, फिर आपको ऐसा स्मूथ शेप आता है। उसी तरह से जैसे कोई भी आप अगर कोई भी बैच बनाते हो, कंपाउंड बनाते हो कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आपको कार्बन ब्लैक की जरूरत पड़ती है। कार्बन ब्लैक जो है आप 25 पीएचआर से लेकर के आपको जितना हार्डनेस चाहिए, सपोज आपको हार्डनेस, सपोज मान लीजिए कि हार्डनेस आपको 60 चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको हार्डनेस 60 ही चाहिए, 60 ± 5, तो आपको क्या करना होता है, जैसे कोई भी पॉलीमर की जो हार्डनेस होती है 40 होती है। इसके बाद जैसे आप कार्बन 25 पीएचआर डालते हैं तो 25 पीएचआर का हाफ कितना होता है, टेल मी। 12.5, तो 12.5 होगा। तो कार्बन जितना पीएचआर आप डालते हो तो उतना उसका हाफ परसेंटेज जो है, हाफ पार्ट उतना हार्डनेस को इंक्रीज करने का काम करता है। और जैसे ही जो ऑयल होता है, प्रोसेस ऑयल जो होता है, जैसे
आटा सानते हो तो जितना पानी डालोगे तो क्या होगा, तो नरम हो जाएगा ना, हार्ड के जगह पर सॉफ्ट हो जाएगा, गीला हो जाएगा। उसी तरह से ऑयल जब कंपाउंड के अंदर मिलाओगे, सपोज 5 pHr आप डाला तो ये हाफ पार्ट ऑफ द रिड्यूस द हार्डनेस, हाफ पार्ट जैसे 2.5, तब देखिए 40 प्लस 12 कितना हो गया, तो आपका ये हो गया 52.5 हार्डनेस हो गया, राइट। 52.5 हार्डनेस आपको लेकर के आया रेसिपी। इसके बाद ये जो है फिर 2.5 जो है आपको रिड्यूस कर दिया, तो आपका हार्डनेस कितना आ गया, 50 pH आ गया। 2 मटेरियल मिल करके, 3 मटेरियल मिल करके आपको हार्डनेस को आइडेंटिफाई कर दिया कि आपको ये 50 हार्डनेस के लिए बैच रेडी है, लेकिन आपको चाहिए 60। तो 60 को मेंटेन करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, ये हम बाद में ऐड करते हैं। जैसे मास्टर बैच बनाने के बाद इसको बाद में यूज किया जाता है। जैसे आपने आटा तो बोल दिया, लेकिन जब तावे पर रोटी बनाने के लिए उसको टेम्परेचर मेंटेन करोगे और बेलोगे तब तो रोटी फुलके की तरह निकलेगी। उसी तरह से जब तक ये केमिकल, हम एक्सीलेटर केमिकल उसमें नहीं मिलाते हैं, तब तक कंपाउंड जो है सेफ है, 7 दिन तक कुछ नहीं होगा। उसी तरह जैसे आटा गूंद दिए रोटी बनाने के लिए, तो 24 घंटे एसी में फ्रिज के अंदर रख देते हो तो आटा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जब तक उसको तावे पर ले जाओगे तभी जाकर के चपाती का रूप लेता है। उसी तरह केमिकल मिलाते ही ये केमिकल अपना रिएक्शन करना शुरू कर देता है। अगर आप रूम टेम्परेचर पर भी रख देते हो तो बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या है, फ्रीजर रूम रहता है, एयर कंडीशन रूम रहता है, उसको मास्टर बेंच उसमें स्टोरेज किया जाता है। जिस दिन लेना होता है कोई भी बैच बनाने के लिए, यहाँ तक कि जो प्रोसेस होता है उसको मास्टर बैच के नाम से जाना जाता है। तो मास्टर बैच को क्या है, आप कम से कम 24 आवर्स रखना चाहिए, ताकि उसमें जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो बाहर निकल जाएगा। इसके बाद जब हमको बैच को प्रोडक्शन में सप्लाई करना होता है तो उसको फिर हम ये केमिकल मिलाते हैं, MBTS, TMT और जो है आपका सल्फर। ये नेचुरल लेवल का क्यूरिंग केमिकल है MBTS मतलब कि आपको इसका स्लो क्यूरिंग है, इससे भी स्लो क्यूरिंग बोले सेफ्टी रखते हुए टेम्परेचर। अगर MBTS को अगर 100 डिग्री टेम्परेचर पर भी, अगर 100 डिग्री टेम्परेचर तक भी उसको कंपाउंड को मिलता है तो उसको सेफ रखता है। वहीं पर MOR केमिकल आएगा जो कि आपको 110 तक भी वो कंपाउंड को सेफ रखेगा उसको। इसके बाद एक MBT आता है जो अगर 100 डिग्री टेम्परेचर पर कंपाउंड को 2 दिन छोड़ देगा तो अपने आप वो हार्ट में कंपाउंड जो स्कॉच हो जाएगा। इसके बाद TMT आता है। TMT इज वेरी डेंजर केमिकल फॉर द क्यूरिंग एजेंट। अगर TMT ऐसा केमिकल है जैसे गाड़ी में आप एक एक्सीलरेटर देते हो, गाड़ी ऐसा मुड़ जाती है, जंप करती है, एक बार दबा देते हो तो आपको, तो ये जो है एक्सीलरेटर का काम करता है TMT। इसको ज्यादा बहुत माइनर डाला, जैसे 100 ग्राम रबर लिए तो 0.1 ग्राम डाला आपने, मतलब 1 ग्राम ही नहीं 0.1, अंडरस्टैंड। मतलब ये इतना फास्ट क्यूरिंग करता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मोल्डिंग प्रोडक्ट में इसको यूज करते हैं। जैसे मोल्डिंग का प्रोडक्ट जो होता है उसको स्कॉच टाइम कम चाहिए। स्कॉच टाइम का मतलब होता है कि जैसे कि आपका कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड है, जैसे कंपाउंड तो पहले कच्चा ही रहता है, जब नॉस्टिकेशन होता है तो उसका हार्डनेस जो रहता है कम ही रहता है। फिर जब उसको ऐसा रहता है कंपाउंड, जब कंपाउंड रहता है थोड़ा हार्डनेस ज्यादा ही रहता है। जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलता है स्टीम्स के थ्रू या हीटर के थ्रू, जैसे टेम्परेचर मिलता है तो फ्यूज होना शुरू होता है, ऐसा फ्यूज हो जाएगा। फिर क्या पूरा लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मेल्ट होकर के पूरा जो डाई का जो शेप है ना, जो कैविटी है वो पूरा शेप में भर जाएगा, एक्स्ट्रा रबर बाहर जाना शुरू कर जाएगा। जैसे भागना शुरू करेगा तो टेम्परेचर फिर उसको क्यूरिंग करना शुरू करेगा, पकाना शुरू करेगा। फिर धीरे धीरे इसका ग्राफ धीरे धीरे उठने लगा। एक ऐसा टाइम आएगा जिसको हम स्कॉच टाइम के नाम से जानते हैं। वो स्कॉच टाइम पर जैसे कि आपका 2 mm का सीट है तो जाते जाते 10-15 मिनट में स्कॉच टाइम हो जाएगा, मतलब वो क्यूरिंग हो गया। जैसे स्कॉच टाइम हो गया, अब उसको तुरंत आप बाहर नहीं निकालते, उसको रियोमीटर से चेक किया जाता है इसका स्कॉच टाइम है, इसका क्यूरिंग टाइम क्या है, इसको कितने टेम्परेचर पे कितना मिनट तक रखना है। तो जैसे ही आपने देखा कि स्कॉच टाइम हो गया, इसके आगे जैसे ही आप लेट करते हो तो उसका ग्राफ फिर
एजिंग होने लगता है। हर आदमी एजिंग होता है, जिससे हम एसी में दिन भर रहते हैं, हमको दूसरे दिन ले जाके धूप में खड़ा कर दिया तो हम एजिंग हो जाएंगे, हमारा बॉडी जो है व्हाइट दिख रहा है तो ब्लैक हो जाएगा। तो ये फिर एजिंग प्रॉपर्टी, जैसे कि आपको मान लीजिए अगर यहीं पर आपने रोक दिया होता तो इसका जो है टेंसाइल प्रॉपर्टी आती थी कितना, 15 MPa आती थी, 15 से 18, मिनिमम 50 से 18 मेगा पास्कल आता था। लेकिन आपने ज्यादा स्कॉच टाइम दे दिया तो उसका जो प्रॉपर्टी है और कम हो जाएगी। अगर पहले भी निकाल दिया तो उसका प्रॉपर्टी, अंडरस्टैंड, जैसे आप चावल बनाते हो, पानी कितना डालना चाहिए, कितना टेम्परेचर के पहले गुनगुने, पहले निकाल दो तो कच्चा रह जाएगा, ज्यादा भी निकाल दिए तो जल जाएगा। उसी तरह से प्रॉपर्टी डिपेंड ऑफ द स्कॉच टाइम। Scotch time, who is identify, who is defined? So a rheometer is a defined of the Scotch time of the any compound. Understand? Rheometer. तो वो आपको बता दिया कि इस कंपाउंड को, ये हमने जो लिया, इस कंपाउंड को अगर हम 2 mm का थिकनेस का कोई भी शीट लेते हैं तो उसको 140 से 150 डिग्री टेम्परेचर पर हमको 10 से 12 मिनट का स्कॉच टाइम है। 12 मिनट के बाद तुरंत बाहर निकालना चाहिए। अगर 12 मिनट से ज्यादा दिए तो उसकी प्रॉपर्टी जो आपने आइडेंटिफाई किया। अब जो हम बात कर रहे थे हार्डनेस का, तो ये जो है ये केमिकल मिलाने से भी हार्डनेस, बाकी हार्डनेस ये मेंटेन कर देगा, जैसे 55-60 ला लेगा ये केमिकल। अंडरस्टैंड? तो आपने देखा कि जैसे जैसे हमारा जो सपोज आपको चाहिए टेंसाइल स्ट्रेंथ, आपको चाहिए 18 मेगा पास्कल, 17 मेगा पास्कल, आपको चाहिए हार्डनेस 60 ±5 और इलोंगेशन चाहिए 400%। तो ये हमको डिजाइन करने के लिए हमको pH-4 का सहारा लेना पड़ता है कि pH-4 इज इम्पोर्टेंट फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि आपने देखा कि हमने फर्स्ट पॉलीमर लिया 100, स्टेरिक लिया 1 pH-4, जिंक ऑक्साइड 5 pH-4 लिया, एंटीऑक्सीडेंट 1 pH-4 लिया, कार्बन हमने 25 pH-4 लिया, प्रोसेसिंग एज 5 pH-4 लिया। इसके बाद आपका जो आता है नेक्स्ट स्टेज पर आता क्यूरिंग एजेंट, जो क्यूरिंग में आपका जो केमिकल आप डालते हो 1 pH-4, और जो TMT जो डालते हैं सबसे 0.1 pH-4 एंड सल्फर ये 2 pH-4। तो आपने इस तरह से देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या है और कंपाउंड को किस तरह से बनाना चाहिए। सबका जो जितना भी पॉलीमर है वह उसका जो है pH-4 और उसका केमिकल कंपोजिशन इज ए डिफरेंस। अंडरस्टैंड? जैसे आपने यहाँ पर देखा कि नेचुरल, अब आप इस कंपाउंड को सस्ता बनाना चाहते हो तो यहाँ पर जो क्या करते हैं, व्हाइट फिलर डाल दीजिए। अंडरस्टैंड? व्हाइट फिलर डाल दीजिए, चाइना कलर डाल दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, फटाफट वो चीप हो जाएगा। और उसका जो प्रॉपर्टी है, जहाँ पर 18 MPa आप बोल रहे थे, वो ड्रॉप होकर सीधा 8 MPa पर आ जाएगा और इल्यूमिनेशन सीधा ड्रॉप होकर 300% आ जाएगा। बट हार्डनेस इज नॉट चेंज। अंडरस्टैंड? जैसे कि आपको पाउडर बढ़ाओगे तो आपको ऑयल भी बढ़ाना पड़ेगा। पाउडर जैसे आप बढ़ाते होगा तो आपने लिया सपोज 150 pH-4 आपने पाउडर ऐड किया तो 50 pH-4 50 डिवाइडेड बाय 7। अंडरस्टैंड? हाउ मच विल कम? 7.1। 50 डिवाइडेड बाय 7 7.14। तो अगर आप यहाँ पर कार्बन के नीचे फिर आपने 50 pH-4 अगर पाउडर ऐड करते हो तो यहाँ पर उसका हार्डनेस कितना बढ़ जाएगा, 7.14। तो 7 अगर 50 आप ग्राम लेते हो 100 ग्राम में पाउडर, तो हार्डनेस कितना बढ़ाने का काम करता है, 7 डिग्री बढ़ाने का काम करता है। अब तो आपने 50-60 का डिजाइन किया था तो आपका तो हार्डनेस फिर पाउडर बढ़ाने से बढ़ गया। तो अब क्या करना होता है, आपको फिर प्रोसेसिंग ऑयल बढ़ाना पड़ता है, ऑयल को और बढ़ाना पड़ता है। तो ऑयल फिर आप क्या करते हैं, अब हमको 7 डिग्री बढ़ाने के लिए हमको कितना, 7 दूनी 14, एक अब हम 25 लिए थे तो हम क्या लेंगे, एक और 15 ग्राम बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पर 40 पार आयल कितना, तो 5 +
15 कितना हो जाएगा? 30. अब आपको क्या 20 PHR ऑयल डालना पड़ेगा, तो फिर आपको ये हार्डनेस मिलेगी। हार्डनेस तो बेटा मिल गया, हार्डनेस तो आपको मिल गया, लेकिन सारी ये जो इसकी लाइफ है ना, तो पूरा जा करके जो 10 साल उसकी लाइफ थी, अब उसकी लाइफ कितनी हो गई? 2-3 साल हो गई। 5 साल. तो हर कस्टमर पर समझने की बात होती है। कस्टमर बोलता सामने वाला तो मेरे को 100 रुपया ही मीटर दिया होज पाइप का रेट। तो सर आप देख पा रहे हो, ये संध्या इंटरप्राइजेज का जो टेक्निकल थिंग्स आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि सामने वाला आपको रेट कम क्यों दे रहा, क्योंकि वहां पर क्या किया, व्हाइट फिलर मिलाया। जहां पर ये कंपाउंड का जो रेसिपी हम बनाया था, इस कंपाउंड का रेसिपी आपको 150 रुपीज पर केजी हुआ, क्योंकि जो भी यहाँ पर इंग्रेडिएंट में और हमने रॉ मटेरियल यूज किया वो सब कॉस्टली था, और हमने 10 या 20 रुपये का व्हाइटिंग पाउडर डाल दिया, तो उसका सीधे रेट जो है आकर के 80 रुपीज 90 रुपीज पर आ गया। तो आप ले लो सब 100 रुपया यही मटेरियल, जो कि जा करके 2 दिन में फट जाएगा और आपको क्रैक हो जाएगा, एडिशन छोड़ देगा। तो आज का आपने वीडियो देखा कि व्हाट इज ए PHR, आप भूलिए मत, हर एक वीडियो बहुत नॉलेजेबल होगा। ये वीडियो जो है 23 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके आता है। आप किताबें ढूंढते रह जाओगे, आपको बहुत किताबें पढ़ने पड़ेगी, इसलिए आप किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप YouTube के साथ जाइए, संध्या इंटरप्राइजेज के, आपको मैं सारा एक्सप्लेन करते जाएगा कि व्हाट इज ए कंपाउंडिंग, व्हाट इज ए प्रोसेस, व्हाट इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसी के साथ आपको वीडियो का विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और आपको कम रबर के बारे में ही लेके आने वाला हूँ, प्रोडक्टिव के बारे में। आप देखना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।